नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने गेट पब्लिक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक प्रारंभ किया था और उसमें हमने गेट क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उस पर हमने चर्चा की थी। और गेट जो है वो डब्ल्यूटीओ में कब कन्वर्ट हुआ, कैसे कन्वर्ट हुआ, गेट का आज जो एग्जिस्टेंस है वो डब्ल्यूटीओ के रूप में किस प्रकार से है, विश्व व्यापार संगठन के रूप में किस प्रकार से वो अस्तित्व में आया, उस पर हमने चर्चा की थी। गेट एक मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको आप जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जानते हैं। और उसके बाद ये 1 जनवरी 1995 से एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का रूप इसने ले लिया, यानी विश्व व्यापार संगठन का इसने रूप ले लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं हैं उनको दूर करना है। चाहे वो बाधाएं टैरिफ के संदर्भ में हो, इम्पोर्ट कोटा के संदर्भ में हो, इनको दूर करना है और मुख्य रूप से विदेशी व्यापार को बढ़ाना है। और ख़ास तौर पर इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो एक ऐसा मंच तैयार करना विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, ताकि सभी राष्ट्र समान रूप से व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास के जो है वो अवसर प्राप्त कर सके। आज हम उसके आगे के कंटेंट को ले रहे हैं और इसमें आज हम दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे। एक तो करेंगे गेट चार्टर पर, इसको हम प्रारूप भी कह सकते हैं। गेट का प्रारूप क्या रहा? देखिए, जब गेट के बारे में कहा जाता है, गेट एक मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट था, एक बहुपक्षीय व्यापार संधि थी जिसमें सभी राष्ट्रों को उस पर हस्ताक्षर करने थे और बड़ा डिस्प्यूटेड भी रहा। कुछ विकासशील देश इसके बारे में अपनी जो अवधारणाएं बना रहे थे या धारणाएं बना रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके प्रोविजंस जो हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है और ख़ास तौर पर विकासशील देश, उसमें भारत भी इससे अछूता नहीं है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये अवधारणा उनकी बनी कि इसमें अनुदान में कटौती संबंधी जो प्रावधान दिया गया था, सब्सिडी के संदर्भ में जो प्रावधान दिया गया था वो अनुकूल नहीं थे। और लेकिन धीरे धीरे जब जुलाई 1991 में देश में उदारवाद लागू हो और भारतीय अर्थव्यवस्था एक चरमरा गई थी, तो हमारी मजबूरी थी कि हमें गेट की सदस्यता लेनी पड़ी। हालांकि जो भी प्रोविजन में दिए गए थे वो प्रोविजन हम पर लागू नहीं हो रहे थे, क्योंकि हम जो उन्हीं सीमाओं के अंतर्गत हमारी जो भारत सरकार है वो अनुदान और जो है अपने प्रशुल्क जो दर थी वो सभी उसी के अनुकूल थी, इसलिए उसमें किसी प्रकार बदलाव की गुंजाइश नहीं थी। मुख्य बात है, गेट का जो चार्टर बनाया गया वो क्या था? मुख्य रूप से ये कहते कि गेट का प्रारूप क्या था, यानी जो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट था उसमें किन किन बातों का समावेश किया गया, वही हमारा चार्टर कहलाता है। जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान का एक प्रीलिम्ब बना हुआ है, भारतीय संविधान का एक प्रारूप बना गया है जिसमें फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आती है। उसी प्रकार गेट के अंतर्गत भी कुछ विशिष्ट प्रकार के फॉर्मेट को लेकर के देखा गया है कि इसमें में मुख्य बातें क्या हो सकती है, वो हमारा जो है, जो कि पूरे के पूरे गेट संधि पर प्रकाश डालता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला था प्रिंसिपल्स ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशंस, इसको बोलते हैं सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र का सिद्धांत। देखिए, गेट चार्टर में ये कहा गया कि कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के साथ में डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र का मतलब ये होता है हर राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र के लिए बिल्कुल वैल्यूएबल होगा, प्रिय होगा। यानी एक राष्ट्र को जो सुविधाएं प्राप्त हो रही है, जो भी अनुबंध किया गया, ऐसा नहीं है एक राष्ट्र ने मिनिस्टर वाई राष्ट्र को तो जो है कम दर पर जो है अपनी वस्तु दे दी, दूसरे राष्ट्र को ऊंची दर पर देगी, ऐसा नहीं होगा। अगर एक राष्ट्र को किसी विशिष्ट मूल्य पर वस्तु का निर्यात किया गया है तो यह जो लाभ है वह गेट के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उन पर समान रूप से लागू होगा। यानी इसका निचोड़ ये है, इसका सार ये है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का किसी भी राष्ट्र के साथ में कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। गेट चार्टर का दूसरा बिंदु था क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट। देखिए, छूट दी गई कि अगर किसी भी राष्ट्र का भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन जो है वो अनुकूल नहीं है, या वो राष्ट्र अपने
उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं तो निश्चित सीमाओं के अंतर्गत वह अपने देश के आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगा सकते हैं, यानी वो उसके लिए प्रशुल्क की दर, करों की जो दर है उसको वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी उसको जो है दरों को वृद्धि कर सकते हैं ताकि आयात जो है उसमें कटौती की जा सके, ताकि वो अपने भुगतान संतुलन की जो स्थिति है, व्यापार संतुलन की स्थिति है, उसको वो अनुकूल बना सके। नंबर 3 टैरिफ कंसेशन, प्रशुल्क कटौती। देखिए कटौती दो चीजों के संदर्भ में थी, एक एग्रीकल्चर के और दूसरा एक्सपोर्ट के बारे में भी थी, निर्यात के संदर्भ में भी थी कि प्रशुल्क मेन मुद्दा यही था, गेट का ऑब्जेक्ट यही है कि सबसे बड़ी जो व्यापार बाधा है वो है प्रशुल्क संबंधी बड़ी बड़ी दीवारें, यानी प्रशुल्क करों संबंधी जो बड़ी बड़ी ऊंची दरें हैं करों की, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे घातक मानी जाती है। गेट चार्टर में इस बात पर पुरजोर दिया गया कि जो भी सदस्य राष्ट्र होंगे और उसके अंतर्गत जो भी इसका सेक्शन 2 में स्पेसिफिक एक लिस्ट बनाई गई है कि इस कमोडिटी पर इतना इतना जो है प्रशुल्क लिया जाएगा, उससे ज़्यादा कोई भी सदस्य राष्ट्र जो है वह इस दर से ज़्यादा को वसूल नहीं कर पाएगा। नंबर 4 है स्पेसिफिक प्रोविजन, जिसको आप इंपोर्ट कोटा कहते हैं। इंपोर्ट कोटा का मतलब होता है सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द इंपोर्ट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए जब कोई राष्ट्र किसी एक वर्ष विशेष के लिए या निश्चित अवधि के लिए आयात की मात्रा अगर फिक्स कर दे, उसे आयात कोटा का नाम दिया जाता है। गेट चार्टर में इस बात पर भी जोर दिया गया, इस बात का भी प्रावधान रखा गया कि कोई राष्ट्र अपने घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए आयात की एक निश्चित मात्रा निर्धारित कर सकता है, जिसे आयात कोटा अथवा आयात अभ्यास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इसमें एक आ गया जितने भी गेट के सदस्य राष्ट्र होंगे वे अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो राष्ट्रों के बीच में व्यापार संबंधी अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हुआ है, तो उसका निपटारा समय समय पर गेट के होने वाले अधिवेशन में किया जाएगा। वो अपनी बात वहाँ रखेगा कि उसके साथ में ये है, और उसके साथ धीरे धीरे वे उसका क्या कर सकते हैं, उसका सेटलमेंट जो है वो उन्हीं अधिवेशनों में किया जाएगा। तो मुख्य रूप से 5 मुद्दे जो थे वो गेट चार्टर के अंतर्गत रखे गए हैं। अब स्कोप ऑफ द WTO, देखिए मैंने आपको कल भी बताया था गेट एक मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट था, एक संधि थी, और WTO एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया, और 1 जनवरी 1995 से WTO ने अपना कार्य प्रारंभ किया। और गेट का मुख्य उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के जो विवाद हैं उसका बैठ करके आपसी विचार विमर्श के द्वारा जो है उसका समाधान किया जा सके। तो इसके स्कोप की अगर बात करें तो मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट प्रकार के मुद्दे हैं जिसको इस अंदर शामिल किया जाता है। सबसे पहला रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स, प्रशुल्क दरों में कमी करना। गेट ले लें, चाहे WTO के रूप में अस्तित्व में बाद में आया था, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रशुल्क की दरों में कमी की जाए। इसके लिए गेट चार्टर के अंतर्गत जो अंडर सेक्शन 2 है उसमें स्पेसिफाइड लिस्ट प्रेस्क्राइब की गई है, वो जो दरें निर्धारित की गई है उस दर पर ही सभी सदस्य राष्ट्रों को अपना व्यापार करना होगा। यानी वो ना तो प्रशुल्क दरों को बढ़ा सकता है ना ही घटा सकता है, लेकिन उसमें मुख्य जो ये दिया गया कि जो भी सदस्य राष्ट्र गेट की सदस्यता स्वीकार करते हैं या उस पर हस्ताक्षर करते हैं उन्हें उसी दिन से अपनी प्रशुल्क दरों में कमी करना होगा, ताकि सभी राष्ट्र मिलजुल कर अपना व्यापार कर सकें और व्यापार में उत्पन्न होने वाले जो अवरोध हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त हो सके। नंबर 2 है एक्सपोर्ट सब्सिडी, निर्यात जो है अनुदान के बारे में। इसमें एक आ गया खासतौर पर ये विकासशील राष्ट्रों के लिए था कि राष्ट्र क्या करते हैं, अपने निर्यातकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए अनुदान देते हैं। अनुदान का मतलब होता है पार्ट ऑफ द सब्सिडी, ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट विच इज एफोर्ड बाय द गवर्नमेंट कॉल्ड सब्सिडी। लागत का एक भाग जिसे सरकार वहन करती है उसे अनुदान कहा जाता है। जैसे मान लीजिए
भारत में देख लीजिए, अगर भारत के निर्यातकर्ताओं को भारत सरकार एनकरेज करना चाहती है कि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जो है बाजार बनाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पांव जमाए, तो अगर मान लीजिए उस निर्यातकर्ता को घरेलू बाजार में उस वस्तु का मूल्य अगर अधिक मिल रहा है और वहां प्रतिस्पर्धा होने के कारण से मूल्य कम मिल रहा है, तो भी सरकार के द्वारा कहा जाता है कि आप कम मूल्य पर वहां माल बेचिए, और उसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक प्राइस एंड द इंटरनेशनल प्राइस, वो जो बीच का जो गैप है उसे सरकार वहन करेगी, उसे अनुदान कहा गया है। तो इसमें ये कहा गया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम विकासशील देशों के सामने है कि वो अपने निर्यातकर्ताओं को भारी मात्रा में अनुदान देते हैं। ऐसी स्थिति में वे निर्यातकर्ता या वे राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो साउंड होती है, इसलिए धीरे धीरे वो राष्ट्र जो क्या करेंगे, अपने अनुदान को कम करेंगे, यानी निर्यातों पर दिए जाने वाले अनुदान में कटौती करने संबंधी प्रावधान जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रखा गया है। नंबर 3 ट्रिप्स, इसका पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार। ये एक ऐसी व्यवस्था WTO के अंतर्गत दी गई है जिसमें ये कहा गया कि पेटेंट संबंधी प्रावधान के बारे में है कि अगर कोई भी राष्ट्र, चाहे वो विकसित है चाहे विकासशील है, नए सिरे से अगर कोई भी जो है अपना डिजाइन है या कोई प्रोडक्ट है या कोई नई किस्म है अगर ईजाद करता है तो उसे अपना पेटेंट कराना होगा, और पेटेंट कराने के बाद दूसरा राष्ट्र उसकी नकल नहीं कर पाएगा। ये पेटेंट जो है वो मिनिमम 20 वर्ष के लिए होगा, और ये पेटेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, चाहे इंडस्ट्रियल डिजाइन हो उसके संदर्भ में, कोई फॉर्मूला है उसके संदर्भ में, पेटेंट के संदर्भ इसमें आपके कॉपीराइट भी इसी दायरे में आएगा कि नया फॉर्मूला वगैरह किसी वैज्ञानिक ने ईजाद किया है तो सब इसके अंतर्गत आएंगे। और ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि ये 20 वर्ष तक रहेगा। तो इसमें बड़ा विरोध भी हुआ, जिसके अंदर खासतौर पर किसानों ने इसका विरोध किया कि अगर इस प्रकार की बात हो जाएगी तो विकसित राष्ट्र जो है वो विकासशील राष्ट्रों को दबना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे प्रकार की बीजों को ईजाद करने का जो मुख्य कार्य है वो विकसित राष्ट्र के द्वारा किया जाता है, हमें उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था जो इसके अंदर की गई है। फिर आता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स बोलते हैं इसको, इसका शॉर्ट फॉर्म ट्रिम्स है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर का मतलब है व्यापार संबंधी निवेश उपाय। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रमोट करना ट्रिम्स का उद्देश्य रहा है, जिसके अंदर ये कहा गया कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने बाहर जाकर के किसी भी राष्ट्र में अपनी औद्योगिक गतिविधियों का संचालन बिना किसी निर्बाध गति से कर सकती है। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुपक्षीय जो है वो अपना माल या मल्टीनेशनल लेबर, मल्टीनेशनल टेक्निक का उपयोग कर सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने लाभ का हिस्सा अपने मूल देश में पहुंचा सकती है, वह स्थायी संपत्ति का क्रय कर सकती है। इस प्रकार के वो जो व्यवहार जो है व्यवस्थाएं ट्रिप्स में रखी गई। मुख्य रूप से अगर हम कहें तो मुख्य बात ये थी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द डोमेस्टिक इन्वेस्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टर, यानी घरेलू जो निवेश करता है वो और विदेशी निवेश करता जो है उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार जो नहीं किया जाएगा। और नंबर 5 जो इसके क्षेत्र के अंदर बात आती है वो ये है कि रिडक्शन इन एग्रीकल्चर सब्सिडी, यानी कृषि अनुदान में कटौती। इसके बारे में भी मुख्य बात कहेगी कि विकासशील देश अधिकांश उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने किसानों को भारी मात्रा में अनुदान देते हैं, जिसके कारण से उनकी फसल की लागत जो है वो अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में कम आती है। ऐसी स्थिति में उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचने में ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता, और उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी वहाँ पर बहुत साउंड होती है, और वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसलिए इसमें ये कहा गया कि कुल लागत का, फसल की जो लागत है उसका 10% जो है से ज़्यादा अनुदान नहीं होना चाहिए। टोटल जो कॉस्ट आ रही है उसके 10% से अधिक अनुदान नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में भी इसका बड़ा विरोध हुआ, लेकिन भारत सरकार ने ये कह दिया कि हम अपने किसानों को 10% से कहने अपनी जो निर्धारित सीमा है उसके अंदर ही हम अनुदान दे रहे हैं, इसलिए भारत में इस प्रकार के अनुदान की कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने गेट चार्टर पर चर्चा की और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्षेत्र हो सकता है
उसके बारे में चर्चा की। कल अगला जो हमारा कंटेंट होगा यानी इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।